हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और आज जो टॉपिक हम लोग आपके लिए लेके आए हैं वो है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश को शुरू करने का समय हो चुका है और आपने खिलजी वंश के बारे में थोड़ी बहुत एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो ली ही होगी। तो चलिए आइए, खिलजी डायनेस्टी पर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। हम लोग खिलजी डायनेस्टी पर बात करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज खिलजी डायनेस्टी में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि खिलजी डायनेस्टी में हम लोग आज मुबारक शाह खिलजी पर बात करने वाले हैं। और उसके बाद बच्चों अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी डायनेस्टी में आज हम लोग जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पे बात करने वाले हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और फिर मुबारक शाह खिलजी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी एक एक सुल्तान को हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए आइए आज देखते हैं क्लास को आइए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहां पर मैं सभी बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अनअकैडमी का ये जो लर्निंग ऐप है डाउनलोड नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, क्योंकि इसके बड़े फायदे हैं। एक तो ये है कि मेरी हिस्ट्री की क्लास अनअकैडमी के ऐप पर भी होगी, तो आपको ऐप पर आना होगा। तो अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है डाउनलोड कीजिए। और बच्चों यहाँ पर क्या करना है, सर्च के बटन में जाइए और मेरा प्रोफाइल नेम एक बार सर्च कर लो, MOHDNADI, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे ना तो फॉलो का ऑप्शन होता है, वो आप फॉलो कर लीजिए मुझको। यहाँ पर अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो अनअकैडमी के द्वारा आपके मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करेंगे अनअकैडमी के बारे में। यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट है बच्चों, जो अनअकैडमी के ऐप पर इस समय पढ़ा रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको इन टीचरों से भी पढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो बच्चे अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आप YouTube पर अनअकैडमी की क्लासेस कर रहे हैं, ये क्लासेस फ्री होती हैं, स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं, लेकिन अनअकैडमी का अपना एक रिजर्व प्लेटफॉर्म है जिसमें वो बच्चों के एडमिशन लेती है, फिर उनको क्लासेस प्रोवाइड कराती है। तो अगर आप में से कोई बच्चा अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर पढ़ने का इच्छुक है तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप दो तरीके से अनअकैडमी पर एडमिशन ले सकते हैं। एक तो प्लस प्लान है और दूसरा आइकॉनिक प्लान है बच्चों, ठीक है। प्लस प्लान एक नॉर्मल प्लान है जिसकी फीस भी थोड़ी कम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई कम सुविधा मिलेगी, वो सारी चीज़ें जो एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती हैं वो सब कुछ आपको प्लस पे मिल जाएगा। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि चूंकि सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप तो 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए जुड़ना चाहेंगे। जितने लंबे समय तक आप जुड़कर अपनी स्टडी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जैसे देखिए, 1 साल के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस होगी 49,500 रुपीज़, ठीक है। 2 साल के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस होगी 72,000 रुपीज़। 3 साल के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फीस होगी आपकी 90,000 रुपीज़। अब एक चीज़ है, मैं आपका फ़ायदा करा सकता हूँ, आपकी फ़ीस में 10% कम करा सकता हूँ। कैसे? ये कोड आप देख रहे हैं MNUS, एडमिशन के समय जब इसको आप यूज़ करेंगे MNUS को तो आपकी 10% फीस कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इस कोड को यूज़ करके किसी भी टीचर की क्लास को कर पाएंगे, किसी भी नए बैच में आप जुड़ पाएंगे।
ठीक है। तो जैसे देखिए, मैं समझाने के लिए आपको बताऊं, जैसे एक साल की फीस है 49,500 रुपीज, आपने कोड डाला MNUS, आप देखिए 10% ये कम होकर हो गई है 44,550 रुपीज। उसी तरह से 2 साल और 3 साल में भी आपकी फीस कम हो जाएगी, यानी उसी तरह से 2 साल में भी 10% की फीस कम हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे 2 साल की फीस देखिए 72,000 रुपीज है, आप कोड डालेंगे MNUS, 10% कम होकर ये फीस हो जाएगी 64,800 रुपीज। समझ में आ गया। अब दूसरा जो इनका प्लान है वो आइकॉनिक है, ये स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसमें आपको एक कोच या गाइड भी मिलेगा जो फोन से हर समय आपकी सहायता करेगा। आपके अंदर ये भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सर जो कोच या गाइड मिलेगा वो किस तरह का होगा। तो भाई देखिए, पहली चीज तो ये है कि वो UPSC CSE का एक्सपर्ट होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। और कहने का मतलब ये है कि आइकॉनिक में जैसे मान के चलिए कि इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि 1 साल का एडमिशन लेते हैं। अच्छा, मैं कई चीज़ें आपको बताऊं। अगर आप अनअकैडमी, पहले इसको सुन लीजिए, अगर आप आइकॉनिक में एडमिशन लेते हैं तो 1 साल की फीस 74,500 रुपीज़ है। फीस थोड़ी सी प्लस से ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें आपको एक कोच या गाइड भी मिल रहा है, ठीक है। 2 साल की फीस है 1,15,750 रुपीज़। 3 साल की फीस है 1,53,750 रुपीज। देख रहे हैं आप। अब यहां पर देखिए, इसमें भी मैं आपका 10% पैसा बचा सकता हूं। कैसे बचा सकता हूं? तो ये इसमें भी आपका मैं 10% पैसा बचा सकता हूं। कैसे? ये कोड ऊपर देख रहे हैं ना, MNUS, इसको एडमिशन के समय यूज करिए, 10% आपका पैसा बच जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आप किसी भी टीचर की क्लास करेंगे, किसी भी नए बैच से जुड़ सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। अब जैसे मैं थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बता दूं कि जैसे आप अगर अनअकैडमी पर एडमिशन लेते हैं तो प्री से लेकर बच्चों और पूरे मेंस तक की जो तैयारी है, इंटरव्यू तक की तैयारी है, वो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराएगी। यहां तक कि आप टेस्ट सीरीज पर जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं वो भी आपको नहीं करना है, टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी प्रोवाइड कराएगी। तो बच्चों, इतनी सारी सुविधाएं आपको अनअकैडमी दे रही है और आप अपने घर बैठकर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, व्हाई नॉट अनअकैडमी? अनअकैडमी क्यों नहीं? शानदार है ये। एक तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आप बिंदास अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़िए। आपको मैं बता दूं कि अनअकैडमी ने कम्बैट नाम की एक प्रतियोगिता शुरू की है जो संडे को हो रही है। और इसमें क्या है कि इसमें अगर मान लीजिए आप एनरोलमेंट कराते हैं, एनरोलमेंट कराने का तरीका यह है कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, ठीक है। नीचे जाएंगे, इसमें क्या है कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे। नीचे देखेंगे तो कम्बैट लिखा होगा, उस पर क्लिक करिए। आपसे कोड मांगा जाएगा, तो कोड क्या करना है? यही MNUS जो कोड है, ये नीचे आप देख रहे हैं, यही MNUS जो कोड है, इसको आप डाल दीजिए, ये अनलॉक हो जाएगा और इसमें आप भाग लीजिए, ठीक है। और अगर आप जीतते हैं तो मिलेंगे आपको ढेरों इनाम। यहां पर एक चीज आपको बतानी है, मुझे क्या बतानी है कि देखिए, अनअकैडमी ने अपने कुछ नए बैचेस का ऐलान किया है। ये देख रहे हैं, ये सब नए बैचेस हैं, मतलब अनअकैडमी ने अपने बैच शुरू किए हैं, ठीक है। ये रिजर्व बैच हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी पर एडमिशन लेना होगा। तो 10% आपका पैसा तो मैं बचा ही दूंगा अपनी तरफ से। आप कोड यूज करेंगे MNUS, 10% आपकी फीस कम हो जाएगी। तो देर किस बात की है, थोड़ा सा जल्दी करिए। कंप्लीट 1 ईयर बैच कोर्स फॉर UPSC CSE 2022, ठीक है। स्टार्ट ऑन 12 फरवरी, यानी 12 फरवरी से ये नया बैच शुरू होने जा रहा है। तो अगर आप फ्रेश बैच चाहते हैं, अगर आप नया बैच चाहते हैं, तो प्लीज बिना किसी देर के आप इन बैचेस को सेलेक्ट कर लीजिए, एडमिशन लीजिए और 10% आपका पैसा तो मैं बचा ही रहा हूं। MNUS कोड को यूज करिए, सेव योर मनी, use the referral code MNUS, you will get 10% you will get 10% deduction on your fee। so जल्दी करिए प्लीज। और अब आप देख सकते हैं ये सारे प्लान भी हैं और ये भी प्लान है और सामने
सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आज खिलजी वंश पर आप लोगों से मेरी बात होनी है और आपको पता ही होगा कि खिलजी डायनेस्टी का बहुत बड़ा रोल है सल्तनत काल में। ठीक है, तो चलिए हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं आज की क्लास को। और साथ में एक खूबसूरत सी लाइन कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो बच्चों, इकबाल की इस खूबसूरत सी लाइन के साथ हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, चीज़ें बहुत आसान होती हैं ईश्वर की दया से, हम और आप उसे बहुत टेढ़ा बना देते हैं। चीज़ें बहुत आसान होती हैं, टेढ़ा हम और आप बना देते हैं। कुछ तो भाई जाहिर सी बात है, अगर सही तरीके से इंसान आगे बढ़े तो ईश्वर की दया से उसे उसकी मंजिल ज़रूर मिलती है। ठीक है, चलिए खिलजियों पर आज हम लोग बात करेंगे। खिलजी जो लोग थे बच्चों, ये देखा जाए ना, उस ज़माने में, जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, उस ज़माने में तुर्कों की कई शाखाएं थी। एक प्रश्न आईएएस में आया था, मुझे ध्यान आ रहा है, एक प्रश्न आईएएस में आया था कि खिलजी कौन लोग थे, यानी तुर्क थे कि गैर तुर्क थे कि क्या थे। सबसे पहले इसी पर बात होगी कि ये जो खिलजी वर्ड है इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम लोग इसी पर बात करते हैं, खिलजी कौन थे। इस पर यह सवाल पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में, है ना, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया कि खिलजी कौन थे, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया खिलजी कौन थे। तो बच्चों, सबसे पहले इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ये खिलजी कौन थे। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि तुर्क लोग जो कि तुर्किस्तान के रहने वाले थे, है ना, ये लोग वहां से पूर्व की तरफ आए। आपको मैंने बताया ही कि मोहम्मद गौरी से ये सिलसिला शुरू हुआ, और चूंकि इसके पहले भी तुर्क आए थे, महमूद गजनवी भी तुर्क था। उसके बाद मोहम्मद गौरी से ये सिलसिला शुरू हुआ, वो भारत में आए, स्टेबल किया उन्होंने, फिर तुर्कों के आने का सिलसिला भारत में जारी रहा। खिलजी अगर आप देखेंगे बच्चों ना, तो खिलजी लोग भी तुर्क थे। पहला तो सवाल यही है कि खिलजी कौन थे। तो इसका सही जो जवाब है वो ये है कि खिलजी तुर्क थे, है ना। तुर्कों की कई जनजातियां थी, है ना, लेकिन बच्चों खिलजी जो है वो थोड़ा सा लोअर दर्जे के तुर्क थे। मेरी बात समझ में आ गई। जो जैसे आप देखेंगे कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो इलबरी शाखा का तुर्क था। किस शाखा का था बच्चों? इलबरी शाखा का तुर्क था। समझ में आ गया। उसी तरह से तुर्कों की जो है वो अलग अलग शाखाएं थी। तो एक प्रश्न उठता है कि खिलजी ठीक है तुर्क थे, तो ये तुर्कों की थोड़ा सा लोअर दर्जे की शाखा थे। क्या थे बच्चे? लोअर दर्जे की शाखा। मेरी बात आपको समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो खिलजी थे वो तुर्क थे, और ये क्या थे बच्चों? ये लोअर दर्जे की शाखा थी। यानी ये जो खिलजी थे ये थोड़ा गरीब थे, आप ये कह सकते हैं। ये भी तुर्क थे लेकिन क्या थे? गरीब थे। तो नोट कर लीजिएगा कि खिलजी भी तुर्क ही थे, लेकिन ये थोड़ा गरीब थे। खिलजी भी तुर्क ही थे, लेकिन ये तुर्कों की निम्न शाखा से थे। किससे थे? तुर्कों की निम्न शाखा से थे। यहाँ पर अभी तो मैं खिलजियों के इतिहास के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि जो खिलजी लोग थे ये भी किस्मत आजमाने के लिए पूर्व की तरफ आए, क्योंकि ये बेसिकली मिडिल एशिया के रहने वाले लोग थे, तुर्किस्तान के रहने वाले लोग थे। ये अपना किस्मत आजमाने के लिए पूर्व की तरफ आए
और सबसे पहले ये लोग अफगानिस्तान में आके बस गए। कहाँ के बस गए बच्चों? अफगानिस्तान में। कहा जाता है कि जब ये अफगानिस्तान में आए तो वहाँ और भी ज़्यादा परेशानी में फंस गए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में कोई ऑक्यूपेशन नहीं था, कोई रोज़गार नहीं था। वहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे तो सिर्फ कबीले थे और जो लगातार युद्ध करते थे। तो ये आकर अफगानिस्तान में बहुत ही बुरी तरह से फंस गए। तो यहाँ पर बच्चों से मैं चाहूँगा कि नोट्स बनाने का भी जो सिलसिला है वो लगातार चलना चाहिए। तो आप नीचे लिखेंगे कि खिलजी लोग भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मध्य एशिया से पूर्व की तरफ आए। खिलजी लोग भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मध्य एशिया से अफगानिस्तान आए, पूर्व की तरफ आए या अफगानिस्तान आए। लिखिएगा कि इन्हें लगता था कि शायद इन्हें कामयाबी मिलेगी, लेकिन अफगानिस्तान में आकर ये बहुत ही बुरी स्थिति में आ गए। समझ में आ गया बच्चों? ये कहाँ चले आए? अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान ऐसी जगह थी भाई, आपको मैं बता दूं कि अफगानिस्तान में कबायली लोग रहते थे। आज भी वहाँ इस तरह के लोग मौजूद हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। यकीन मानिए, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। कहा जाता है कि इन कबायलियों में एक दस्तूर होता है। ये दस्तूर कैसा होता है कि यहाँ पर आपको पता ही है कि जो है शादियाँ भी होती हैं तो वो इस तरह से होती हैं कि लड़की जो है बंदूक चलाएगी, लड़का बंदूक चलाएगा, और जो गोली अगर लड़ जाती है तो इनके बीच शादी होगी। कमाल है, इस तरह की रस्में हैं यहाँ पर अफगानिस्तान में। मतलब पूरा युद्धप्रिय लोग हैं यहाँ के। कहा जाता है कि यहाँ पे क्या था ना कि रोजी रोजगार के साधन कम थे, एक ही रोजगार था और वो था युद्ध करना। अच्छा, खिलजी आ तो गए थे यहाँ पे, आने के बाद बहुत बुरी तरह से फंस गए। ये मैंने लिखाई दिया। कहा जाता है कि इन लोगों ने अफगानिस्तान में अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि की शुरुआत की। देखिएगा बच्चों, इन्होंने क्या किया? अफगानिस्तान में अपने सर्वाइवल के लिए इन लोगों ने कृषि की, एग्रीकल्चर किया। नोट कर लीजिएगा, खिलजियों ने अपनी जीविका चलाने के लिए अफगानिस्तान में कृषि की शुरुआत की। खिलजियों ने अपनी जीविका चलाने के लिए अफगानिस्तान में कृषि की शुरुआत की। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि कहा जाता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ यानी कृषि की शुरुआत की, फिर ये लोग सेना में भी भर्ती हुए, है ना बच्चों? कहाँ भर्ती हुए? ये लोग सेना में भी भर्ती हो गए। एग्रीकल्चर किया, सेना में भर्ती हो गए, यानी बहुत ही लोअर लेवल से उठने की प्रक्रिया है। अच्छा, एक बड़ा ही खूबसूरत सी चीज़ है बच्चों की, हमेशा दुनिया में ऊंचाई पे जाने वाली जो चीज़ होती है ना, वो हमेशा अपनी शुरुआत ज़मीन से करती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। दुनिया में जितनी भी बिल्डिंगें ऊंचाई पे जाती हैं, वो कभी उनकी बुनियाद हवा में नहीं बना करते, वो हमेशा ज़मीन से शुरुआत करते हैं। तो खिलजियों ने भी शुरुआत कहाँ से की? बहुत ही बेसिक लेवल से शुरुआत की, बहुत ही ज़मीन के लेवल से शुरुआत की। उन्हें बना बनाया कुछ भी नहीं मिला था। तो क्या नोट किया आपने कि इन्होंने कृषि से शुरुआत की, ये लोग सेना में भर्ती हुए और बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की खिलजी लोगों ने। नोट कर लीजिएगा कि खिलजियों ने अपनी स्थिति को उठाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। खिलजियों ने अपनी स्थिति को उठाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, बहुत मेहनत किया इन्होंने, बहुत ही लैबोरियस थे ये लोग। और एक समय ऐसा आया, कहा जाता है कि ठीक है, अफगानिस्तान में तो हालात इनके मतलब चल रहे थे, बस किसी तरह गुजारा चल रहा था। इन्हें मौका मिला, हिंदुस्तान में तब तुर्कों का शासन था, इन्हें मौका मिला भारत आने का। तो आपको मैं बताऊं कि ये लोग सैनिक बनके, योद्धा बनके ये भारत में आए
और इन्हें मौका दिया बलबन ने। बलबन के शासनकाल में इनको मौका मिला। कहा जाता है कि धीरे धीरे इन्होंने अपनी काबिलियत के बुनियाद पर धीरे धीरे, है ना, कहते हैं कि धीरे धीरे इन्होंने, ईश्वर की दया से धीरे धीरे इन्होंने मेहनत की और एक लेवल पे आ गए ये लोग। कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला व्यक्ति था जो मंगोल विशेषज्ञ के रूप में जाना गया। तो इस लेवल पर ये पहुंच गए कि ये अमीर बने। क्या बने बच्चों? अमीर। और मैंने तो आपको बताया ही है कि सल्तनत काल में अमीर का मतलब होता था अधिकारी। अमीर बने अधिकारी, तो अमीर बने और बहुत ही ख्याति मिली इन लोगों को और इस मुकाम पर पहुंच गए कि बाद में चलकर इन्होंने अपनी डायनेस्टी स्थापित की, खिलजी राजवंश की स्थापना की। समझ में आ गया? तो बच्चों, खिलजियों के जमीन से लेकर इस बुलंदी तक आने की जो घटना है, ये इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जानी जाती है। बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करिए ताकि हम लोगों के लिए मेंस के लिए भी पकड़ बने। तो बच्चों, एक मेंस पर सवाल आता है कि भाई खिलजी क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, यही है खिलजी क्रांति। खिलजियों के द्वारा एक संघर्ष और फिर उस संघर्ष के बाद एक मुकाम की जो प्राप्ति है, वही इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जानी गई। सभी बच्चे नोट करेंगे, ये प्रश्न मेंस में पूछा जाता है कि भाई खिलजी क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो आप लिखेंगे कि खिलजियों ने एक मुकाम पाने के लिए, है ना, एक लेवल को पाने के लिए जमीन से मेहनत की शुरुआत की, है ना। वो अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पूर्व की तरफ आए, अफगानिस्तान में आए। वहाँ पर आने के बाद ये बुरी तरह से फंस गए। वहाँ पर रोजी रोजगार के साधन नहीं थे। उन्होंने कृषि की, उन्होंने सैनिक सेवा दी, बहुत मेहनत किया, भारत में सैन्य सेवा दी, फिर योद्धा और फिर जो है वो अमीर की स्थिति तक पहुंचे और उसके बाद जो है इस लेवल पर आ गए कि उन्होंने भारत में एक नए राजवंश की शुरुआत की, जिसे हम खिलजी राजवंश के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, खिलजी क्रांति यही है कि एक लोअर लेवल से अपग्रेड करने की ये जो कहानी है, यही खिलजी रिवॉल्यूशन के नाम से इतिहास में जानी जाती है। सभी बच्चे इस चीज़ को नोट करेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना ये चीज़, खिलजी क्रांति से क्या तात्पर्य है। खिलजियों के संघर्ष को हम खिलजी क्रांति कहते हैं, अगर एक लाइन में बात करें तो। क्योंकि यहाँ पर खिलजियों की हिस्ट्री बतानी ज़रूरी थी कि खिलजी कौन थे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब भी प्रश्न आए कि खिलजी कौन थे, तो एक लाइन में आपका आंसर होगा कि वो कौन थे? तुर्क थे। खिलजी कौन थे? खिलजी कौन थे? तुर्क थे। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, लिख लीजिए। अगर आप नोट कर लें तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आ जा रहे हैं सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर बात करेंगे। ठीक है ना, चूंकि मैंने आपको बताया ही था, बलबन के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि बलबन की मृत्यु के बाद उसके ख़ानदान में कोई ऐसा था ही नहीं जो उसके राजवंश को आगे ले जाता। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि बलबन ने जिस राजवंश की स्थापना की, बलबन ने जो शासन किया, तो एक राजवंश उसने स्थापित किया, उसको किस नाम से जानते हैं? इल्तुतमिश का जो राजवंश है, सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, सुल्तान सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा था कि इसने जो राजवंश चलाया था, है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शमशी। क्या कहते हैं बच्चों? शमशी राजवंश।
क्या कहते हैं बच्चों? शमशी राजवंश, है ना। इसके खानदान के लोग शमशी कहे गए, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के नाम पर शमशी राजवंश। और इल्तुतमिश जो था ये तुर्कों की जिस शाखा से बिलोंग करता था उसे हम इलबरी तुर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलबरी तुर्क। जैसे मान लीजिए कई बार ये सवाल आया है कि सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश तुर्कों की किस शाखा से बिलोंग करता था, तो आपका आंसर क्या होगा कि वो इलबरी तुर्क था। क्या था बच्चों? इलबरी तुर्क। आ रहा है कि नहीं समझ में? बताइए, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। और बच्चों ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। एक्चुअली में कुछ कारणवश अनअकैडमी का जो मेन चैनल है अभी लाइव नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हर टीचर जो है इसकी वजह से हमें रिकॉर्डिंग क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, लेकिन बहुत जल्द ये लाइव भी होगा और हम और आप आमने सामने होंगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आपके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर मेरी टेलीग्राम आईडी पर क्लिक करिए और जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम के साथ। और वहाँ पर आप मुझे पर्सनल मैसेज करके अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी होगी। तो ये चीज़ हो गया ना, इलबरी तुर्क वाला मामला समझ में आया। अब उसी तरह से ये चीज़ हो गया ना, अब उसी तरह से बलबन पर भी सवाल आता है कि भाई बलबन ने जो राजवंश चलाया था उसे कौन सा राजवंश कहते हैं, या उसके ख़ानदान के जो लोग थे वो किस राजवंश से जाने गए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है। तो बच्चों, बलबन का जो ख़ानदान था वो इतिहास में बलबनी राजवंश के नाम से जाना गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया बच्चों? बलबनी राजवंश। दैट वी से इट्स अ बलबनी डायनेस्टी। ये बलबनी राजवंश के नाम से जाना गया। आपको नोट करना चाहिए कि बलबन ने जो राजवंश चलाया था, है ना, उसे बलबनी राजवंश के नाम से जाना गया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बलबन तक जितने भी सुल्तान हुए, यानी हम अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से ले लें और बलबन तक सुल्तानों की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें बच्चों देखिए दो नाम रखा गया। एक नाम तो रखा गया है कि इन्हें गुलाम वंश कहा गया, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बलबन तक जितने भी सुल्तान हुए इन्हें गुलाम वंश का सुल्तान कहा गया। सभी बच्चे ध्यान देंगे, बलबन से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और बलबन तक जितने भी सुल्तान हुए इन्हें गुलाम वंश का सुल्तान कहा जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बलबन तक जितने भी सुल्तान हुए उन्हें गुलाम वंश का सुल्तान कहा जाता है। समझ में आ गया? लेकिन कुछ विद्वानों ने गुलाम वंश शब्द को सही नहीं माना है। समझ में आ रहा है? कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो गुलाम वंश शब्द है ये सही नहीं है, उन्हें गुलाम वंश नहीं कहा जाना चाहिए। क्यों? विद्वान ये कहते हैं कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्वतंत्र हो गया था। आपको तो मैंने बताया था कि सुल्तान बनने से पहले ही उसने मोहम्मद गौरी के भाई के बेटे,
है ना, अहमद से एक प्रशस्ति पत्र मंगवाया था और उसने उसमें लिखा था कि अहमद ने उसे स्वतंत्र कर दिया था, तो वो स्वतंत्र था। उसके बाद जितने भी सुल्तान हुए सब स्वतंत्र थे, कोई गुलाम नहीं था, तो क्यों इन्हें गुलाम वंश का सुल्तान कहा जाता है? तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कुछ विद्वान ये लॉजिक देते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इन्हें गुलाम वंश का सुल्तान नहीं कह सकते या हमें नहीं कहना चाहिए। तो फिर एक प्रश्न और पैदा होता है कि इन्हें क्या कहना चाहिए। तो बच्चों, विद्वानों का कहना है कि इन्हें ममलूक कहा जाना चाहिए। क्या कहा जाना चाहिए? ममलूक। क्या कहा जाना चाहिए? ममलूक कहा जाना चाहिए। क्या कहा जाना चाहिए इन्हें? तो इन्हें ममलूक कहा जाना चाहिए, कुछ विद्वानों का कहना है। तो आप नोट कर लीजिए इस लाइन को कि कुछ विद्वान है ना, इन्हें गुलाम वंश का सुल्तान कहा जाना सही नहीं मानते। नोट करिएगा बच्चों, कुछ विद्वान गुलाम वंश का सुल्तान कहा जाना उचित नहीं मानते, सही नहीं मानते। ओके, तो क्या है मामला? तो वो उनका कहना है कि नहीं भाई, गुलाम वंश का नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें क्या कहा जाना चाहिए? उनका कहना है कि इन्हें ममलूक कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या कहा जाए? ममलूक। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, सभी बच्चे इस चीज को नोट कर लेंगे, लिख लेंगे कि इन्हें ममलूक कहा जाना सही है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया, इस लाइन को लिख लिया। मतलब ये चीज समझ में आ गई ना कि इन्हें क्यों ममलूक कहा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब जो है थोड़ा सा चलते हैं, देखा जाए कि आखिर कैसे ये चीज़ शुरू हुई। बलबन के मरने के बाद मैंने बताया ही था कि बलबन के जो नाती पोते थे, बलबन ने बड़ा रिस्ट्रिक्शन उनके साथ रखा था। कहा जाता है कि रिस्ट्रिक्शन का आलम ये था कि उन्हें किसी औरत की तरफ देखने पर मनाही थी। समझ में आ रहा है? मैंने औरत की बात, औरत की तरफ देखने में मनाही थी इन्हें, मैंने वो देख नहीं सकते थे। शराब, शबाब और कबाब से बलबन ने इन्हें बहुत दूर रखा था और उनकी परवरिश बलबन ने अपनी देखरेख में की थी। अच्छा, बलबन के मरने के बाद ये फ्री हुए और फ्री होने के बाद बच्चों वही चीज़ है, देखिए किसी चीज़ को आप कैसे मोल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि किसी चीज़ को अगर मोल्ड करना हो, बदलना हो, तो उसे आत्मिक रूप से मोल्ड करना चाहिए आदमी को। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आत्मिक रूप से मोल्ड करना, तब जाकर वो चेंज होती है। सतही तौर पर अगर किसी चीज़ को मोल्ड करेंगे ना, तो फिर वो गलत दिशा में। कहा जाता है कि बलबन के मरने के बाद उसके नाती पोतों ने वही किया जिसके लिए बलबन ने उन्हें मना किया था। कहा जाता है कि बलबन ने उनके नाम तक जो है वो फारसी बादशाहों के नाम पर रखे थे, ईरानी बादशाहों के नाम पर। चलिए देखा जाए कि बलबन ने इनके नाम, मैंने तो कल आपसे बताया ही था, बलबन वाली क्लास में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन पर मैंने पूरी क्लास ली है। और ये क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। देखिए हिस्ट्री का जो सही मज़ा है ना, वो सीक्वेंस में आता है। इतिहास कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ती है। एक कड़ी को अगर आप ड्रॉप करके दूसरी कड़ी पकड़ते हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप उस प्लेलिस्ट के सारे क्लासेस को देखिए। अब यहां पर देखिए, मैं आपसे बता रहा था कि बलबन ने अपने नाती पोतों के नाम भी जो है वो ईरानी बादशाहों के नाम पर, जैसे देखिए कैकुबाद है ना, कै खुसरो, कै क्रास,
ये जितने नाम आप देख रहे हैं ना, ये सारे नाम ईरानी बादशाहों के नाम पर रखे गए हैं। बलबन ने अपने नाती पोतों के नाम भी ईरानी बादशाहों के नाम पर रखे थे, लेकिन मसला क्या था कि बलबन के मरने के बाद ये बिल्कुल फ्री हो गए और जिन चीज़ों की मनाही थी वही काम इन्होंने किया। शराब हो गया, शबाब हो गया, कबाब हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर चीज़ कहा जाता है छूट कर किया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इनका शासन पूरी तरह से खराब हो गया, पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई। एक कहते हैं कि मतलब शराब शबाब कबाब में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए। अब हालात दिल्ली सल्तनत के ख़राब होने लगे और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए। तो कहा जाता है कि बलबन का एक सरदार था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज। ये नाम आप देख रहे हैं ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था ये बलबन का सरदार था। कहा जाता है कि ये अपने ज़माने में बहुत बड़ा योद्धा था। बलबन के ज़माने में आपको बताया था मैंने ना कि उत्तर पश्चिमी जो सीमा थी ना भारत की, वहाँ पर बलबन ने नए किले बनवाए थे। क्यों? क्योंकि मंगोलों को रोका जाए, भारत में आने से रोका जाए। तो यहीं इसी क्षेत्र में कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो एक मंगोल विशेषज्ञ था। क्या था? मंगोल विशेषज्ञ। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ विशेषज्ञ का मतलब क्या होगा? तो देखिए साहब, उस जमाने में मंगोल बहुत खतरनाक माने जाते थे, उनसे लड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो मंगोलों से लड़ने के लिए मंगोलों की अदा अपनानी पड़ती थी, उस तरह की ट्रेनिंग होती थी। ये व्यक्ति जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये दक्ष था, ये स्पेशलिस्ट था मंगोलों से लड़ने में। कहा जाता है कि बहुत बड़ा योद्धा था भाई। तो बलबन के मरने के बाद जब हालात खराब हो गए तो ये दिल्ली आया और आने के बाद इसने कमांडिंग, अब चूंकि बलबन के खानदान का कोई बच्चा ही नहीं था, बच्चे भी थे तो बिल्कुल ये शराब शबाब कबाब में इन्वॉल्व थे। तो आखिरकार उसने दिल्ली में कंट्रोलिंग की और 1290 में इसने एक नए राजवंश की बुनियाद रखी जिसे खिलजी राजवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि उस समय दिल्ली में बहुत अव्यवस्था थी, उस समय दिल्ली में बहुत अव्यवस्था थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उस अव्यवस्था को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उस अव्यवस्था को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया और 1290 ईस्वी में उसने दिल्ली में एक नए राजवंश की बुनियाद रखी। 1290 ईस्वी में उसने दिल्ली में एक नए राजवंश की बुनियाद रखी जिसे हम खिलजी राजवंश के नाम से जानते हैं, जिसे हम खिलजी राजवंश के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं बताइए, प्लीज टेल मी। किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही हैं? और ये भी लिख लीजिए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक मंगोल विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को एक मंगोल विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। एक मंगोल विशेषज्ञ, मैंने बताया ना, यही चीज आपको नोट करना। कौन था? हु वाज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? तो आप कहेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वाज अ अमीर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वाज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ देयर टाइम, ऑफ हिज टाइम। बहुत बड़ा योद्धा था और वो मंगोल विशेषज्ञ के रूप में विख्यात था। लिख लीजिएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बलबन का एक सरदार था, वो अपने समय का बहुत बड़ा योद्धा था और एक मंगोल विशेषज्ञ के रूप में विख्यात था। Who was जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? तो आप कहेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी was सरदार ऑफ सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। वो उसका सरदार था,
उसका लीडर था, है ना, सरदार था, और कौन था, एक मंगोल विशेषज्ञ के रूप में विख्यात था। वो एक मंगोल विशेषज्ञ के रूप में विख्यात था। सभी बच्चे लिखेंगे एक एक पॉइंट, है ना, एक एक पॉइंट आप नोट करेंगे, ये आपके काम आएगी ईश्वर की दया से, ठीक है। और अगर आपके मन में अगर कुछ सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज come to my Telegram platform and meet me. कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब चलिए देखा जाए, ठीक है, चलिए सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद चलिए देखा जाए क्या होता है। ये सुल्तान भाई वॉरियर था, बहुत बड़ा योद्धा था, इसने दिल्ली सल्तनत को कंट्रोल किया, 1290 में सुल्तान बन गया। अब सबसे बड़ी चीज़ ये थी साहब कि बलबन ने जो खौफ, जो डर डाला था उस ज़माने के लोगों में, उस ज़माने के सरदारों में, तो इसको भी अंदर, इसके अंदर भी बड़ा डर था। कहा जाता है ये दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान है जिसने राज सिंहासन ग्रहण ही नहीं किया। इसने राज सिंहासन ग्रहण नहीं किया, बैठा ही नहीं सिंहासन पे। कहा जाता है कि बलबन ने, अच्छा एक चीज़ भी है कि बलबन के बारे में कहा जाता है, बलबन ने दिल्ली में एक महल बनवाया था जिसमें बैठ के वो शासन करता था। उसे हम लाल महल के नाम से जानते। क्या किस नाम जानते हैं बच्चों? लाल महल के नाम। चलिए नोट करेंगे, बलबन ने दिल्ली में एक महल बनवाया था, लाल महल। क्या कहते थे बच्चों? लाल महल। यहीं से बलबन शासन करता था, यहीं से बलबन रूल करता था। लाल महल नोट कर लीजिएगा कि बलबन ने दिल्ली में लाल महल नाम का की एक इमारत बनवाई थी, लाल महल बनवाया था। बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया था जिसमें बैठकर बलबन शासन किया करता था, जिसमें बैठकर बलबन शासन किया करता था। तो कहा जाता है कि जब 1290 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली, जब वो सुल्तान बना तो लाल महल में गया और बलबन का सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। बलबन के सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगा और कहा, मेरे सुल्तान, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सिंहासन पर बैठ सकूं। मेरे सुल्तान, मुझे लगता है कि आप सिंहासन पर अभी भी बैठे हुए हैं। इतनी शिद्दत से जियो किरदार अपना जिंदगी में, इतनी शिद्दत से जियो किरदार अपना जिंदगी में कि बात पर्दा गिरने के भी तालियां बजती रहें, बात पर्दा गिरने के भी तालियां बजती रहें। तो आपने देखा इस चीज को कि बलबन ने अपने किरदार को इतनी शिद्दत से जिया था कि बलबन के मरने के बाद भी लोगों को लगता था कि ही इज प्रेजेंट एंड ही इज ऑल्सो वॉचिंग समथिंग, ही इज ऑल्सो वॉचिंग एवरीथिंग। क्या कह रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? कह रहा है कि सुल्तान, मुझे लगता है कि आप सिंहासन पर बैठे हो, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं सिंहासन पर बैठकर शासन करूं। ये सिंहासन पर नहीं बैठा, नहीं बैठा, नहीं बैठा। नोट कर लीजिएगा कि सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं किया,
सिंहासन पर, उस सिंहासन पर तो नहीं जहां बलबन बैठता था। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं किया। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं किया। अब चलिए देखा जाए कि ठीक है, चलिए सिंहासन पर बैठकर इसने शासन नहीं किया। अच्छा, ये बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा उदार व्यक्ति था बहुत बड़ा योद्धा, लेकिन उदार बहुत था। कैसा था बच्चों? उदार था। कहा जाता है कि बहुत ही उदार था। वैसे भी उम्र ज़्यादा थी। इतिहासकार लिखते हैं कि शायद इसकी उम्र 70 साल थी जब वो सिंहासन पर बैठा था। He was ruling that time. He was 70 years old that time. 70 साल का बूढ़ा आदमी सिंहासन पर बैठा था। तब इसकी उम्र 70 साल की थी। बड़े उदार किस्म का इंसान था। दरअसल इसे खून खराबे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ये कहता था कि मैं अनावश्यक रक्त नहीं बहाऊंगा। खून खराबे में विश्वास नहीं था। तो लिख लीजिएगा कि सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उदार व्यक्ति था। उदार व्यक्ति था और वो कहा करता था, उदार व्यक्ति था। अच्छा, नहीं होता है कि भाई सुल्तान है, बादशाह है, तो जब कोई नया शासन आता है तो वो अपनी एक एजेंडा देता है, मतलब वो बताता है कि भाई वो उसका शासन कैसा होना चाहिए। तो जब ये सुल्तान बना तो इसने एक बात कही। क्या कहता है ये कहता है कि मेरे हिसाब से एक राजा का शासन जनता के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। क्या कहा इसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा शासन जनता के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरा शासन जनता के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। अब पहले इसका मतलब समझिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे शासन करूं जैसा मेरी जनता चाहती हो। ये क्या था? इट वॉज सेइंग जस्ट अपोजिट। ऐसा कहाँ था? सुल्तान या राजा, भाई जाहिर सी बात है, ऑटोनोमस होते थे भाई, वो अपने हिसाब से शासन करते थे। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैं चाहता हूं कि मेरा शासन जनता के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सोच का अंदाजा आप उसके इस कथन से लगा लीजिए। अच्छा देखिए, वाकई में ये बात जो इसने कही थी, एक बार मैंने आपको पढ़ाया था चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें मैंने आपको बताया था कि चाणक्य कहते हैं मौर्य से कि हे मौर्य, राजा वो अच्छा नहीं होता है जो अपने मन की शासन, राजा वो अच्छा नहीं होता है जो वो चाहता है वो करता है। नहीं, राजा वो अच्छा होता है जो जनता के अनुसार शासन करता है। चाणक्य ने ये बात चंद्रगुप्त मौर्य से कही थी कि हे मौर्य, राजा वो अच्छा नहीं होता जो वो चाहता है वो करता है। राजा वो अच्छा होता है जो जनता जो चाहती है वो करता है। तो इस बात को ये कह रहा है कि जनता के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। तो अब क्या था जब इन्होंने ये बात कही, और इसको नोट करिएगा, मैं आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप सबसे ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस लाइन को ज़रूर नोट करिएगा। एक एक लाइन, एवरी लाइन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। हर लाइन को लिख लीजिए ताकि आपके अपने हैंड राइटिंग्स में आपका नोट्स तैयार हो जाए, है ना। तो एवरी लाइन शुड बी नोटेड। लिखिए इसको प्लीज। क्या कह रहा है सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरा शासन जनता के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। प्लीज नोट इट। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज नोट इट। लिख लीजिए इस लाइन को।
तो चलिए देखा जाए, ठीक है, इन्होंने ये बात तो कह दिया। कहा जाता है कि जब इन्होंने ये बात कही तो वहाँ पर जितने भी सरदार थे, बड़े बड़े, सब लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। सब लोगों ने इसको बोला कि मैं, यार तुम क्या कह रहे हो। कहा जाता है कि दिल्ली की जो सरदार थे उन्होंने इनका बड़ा मजाक उड़ाया कि यार ये लग रहा है बुढ़वा सटिया गया है। उन्होंने कहा कि भाई जिस शासन की बुनियादी शक्ति पर आधारित हो, भाई राजतंत्र जो है वो शक्ति पर आधारित होता है, तो आप कैसी बात कर रहे हो। तो सरदारों ने मजाक उड़ाया और कुछ लोगों को डर भी लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से दिल्ली सल्तनत हाथों से निकल जाए। तो उसकी इस बात को बहुत से लोगों ने अच्छा नहीं माना, लेकिन रियलिटी क्या है, इट इज अ रियलिटी कि ही वॉज सेइंग समथिंग दैट टाइम ही वॉज ट्रू। जो वो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। ये बात चाणक्य ने भी कहा था चंद्रगुप्त मौर्य से, लेकिन उस जमाने के लोगों ने इस चीज को डिनाई किया। ज्यादातर लोगों ने डिनाई किया कि आप क्या कह रहे हो, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप एक राजा हो। खैर, कहा जाता है बच्चों की बहुत बड़ा योद्धा था। अब चलिए एक और बात बताऊं इसके बारे में। कहा जाता है कि मंगोलों का जो हमला था, मंगोलों का पहला हमला किसके शासनकाल में हुआ? सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। और बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करवाई, किले बनवाए, उसका बेटा भी उसमें वीरगति को प्राप्त हुआ। ये तो मैंने बताया था बलबन वाले क्लास में। तो बलबन वाली क्लास जो मैंने ली है वो जरूर कर लीजिएगा प्लीज। अब मंगोलों के अटैक हो रहे थे। कहा जाता है कि बहुत बड़ा योद्धा था भाई। और कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मंगोल विशेषज्ञ था। कहा जाता है कि एक बार मंगोलों ने हमला किया और इस लड़ाई को सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने लड़ा था। कहा जाता है कि तकरीबन 2 लाख मंगोलों ने सरेंडर कर दिया। क्या किया था? 2 लाख मंगोलों ने सरेंडर किया था। 2 लाख, अंदाजा लगाइए, 2 लाख मंगोलों ने सिर्फ सरेंडर किया था। होंगे कितना इसका अंदाजा लगाइए। 2 लाख मंगोलों ने सरेंडर किया इसके सामने और कहा, किससे? सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से, उन मंगोलों ने, कि सुल्तान हमें आप अपने राज्य में बसा दीजिए, अपने सल्तनत में बसा दीजिए, हम वापस अपने देश नहीं जाना चाहते। कहा जाता है कि इतना उदार था, उसने उन 2 लाख मंगोलों को दिल्ली में बसाया। कहां बसाया बच्चों? उन 2 लाख मंगोलों को दिल्ली में बसाया। और आज भी दिल्ली में उस जगह का नाम जो है वो मंगोलपुरी है। क्या नाम है बच्चों? मंगोलपुरी। आज भी मंगोलपुरी दिल्ली में एक जगह है बच्चों, और ये वही मंगोलपुरी है जहां 2 लाख मंगोलों को बसाया गया था। तो नोट कर लीजिएगा कि एक बार इसने मंगोलों से युद्ध किया, एक बार इसने अपने शासनकाल में मंगोलों से युद्ध किया, जिसमें मंगोल पराजित हुए। 2 लाख मंगोलों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कितने बच्चों? 2 लाख मंगोलों ने आत्मसमर्पण किया था। और उन्होंने सुल्तान से कहा कि सुल्तान उन्हें दिल्ली में रहने की आज्ञा दें, दिल्ली में उन्हें बसा दें। उन्होंने सुल्तान से कहा कि सुल्तान उन्हें दिल्ली में बसा दे। और इस प्रकार सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उन 2 लाख मंगोलों को दिल्ली में बसाया था। इस प्रकार सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उन 2 लाख मंगोलों को दिल्ली में बसाया था। और दिल्ली में ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये मंगोलपुरी के नाम से जाना गया। मंगोलपुरी दिल्ली में है और ये वही जगह है जहां पर 2 लाख मंगोलों को बसाया गया था।
मंगोलपुरी के नाम से ये जो इलाका है दिल्ली में आज भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, मंगोलपुरी दिल्ली में है, जहाँ पर उन 2 लाख मंगोलों को बसाया गया था, जहाँ पर उन 2 लाख मंगोलों को बसाया गया था। चलिए आइए, दिल्ली का मंगोलपुरी आप देख सकते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि इसके शासन से या इसके तरीके से बड़ा उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बच्चों, एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। राजनीति ऐसी चीज़ है, पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इतनी डिप्लोमेसी आनी चाहिए कि सामने वाला आपकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा न उठा सके। ये एक इट्स रियलिटी। 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक अच्छा डिप्लोमेट होना चाहिए और दूसरा एक भाई योद्धा होना चाहिए, एक अच्छा डेयरिंग होना चाहिए, उसके अंदर साहस होना चाहिए। साहस तो इसके अंदर थी, बट ही वॉज नॉट अ गुड डिप्लोमेट देयर टाइम। एक अच्छा वॉरियर, एक अच्छा योद्धा, एक अच्छा सुल्तान भी हो, ये हम नहीं कह सकते। ये बड़ा रेयर्ड होता है, बहुत ही रेयर्ड होता है। ये बहुत अच्छा वॉरियर था, बट ही वॉज नॉट अ गुड रूलर ऑफ देयर टाइम। ये एक अच्छा सुल्तान नहीं था। और इसके साथ डिप्लोमेसी शुरू हो गई। कहा जाता है कि बहुत से लोग लग गए थे। इसका एक भतीजा था, चलिए बात किया जाए। इसका एक भतीजा था और उस भतीजे का नाम क्या था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका एक भतीजा था, इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन करेक्ट। ये उस समय कड़ा मानिकपुर यानी इलाहाबाद का सूबेदार था। जो बच्चे इलाहाबाद से होंगे उनको पता होगा कि कड़ा मानिकपुर जो है वो क्या है। यहां पर ये सूबेदार था, कड़ा का सूबेदार था। कड़ा जो है इलाहाबाद के इलाके में पड़ता है। और उसको लगा कि मेरा जो चाचा है वो सठिया गया है और वो दिल्ली सल्तनत को खो देगा। इतनी मेहनत से तो ये चीज़ पाई गई है, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत को खो देगा। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचने लगा कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी था। नोट कर लीजिएगा कि सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। लिखिएगा कि वो बहुत महत्वाकांक्षी था, वो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे लगता था कि उसका चाचा दिल्ली सल्तनत को खो देगा। उसे लगता था कि उसका चाचा दिल्ली सल्तनत को खो देगा और वो मन ही मन दिल्ली सल्तनत को पाना चाहता था। और वो मन ही मन दिल्ली सल्तनत को पाना चाहता था। बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इस लाइन को। और आपको बता दूं, हो सकता है इस आने वाले सोमवार से स्पेशल क्लास भी शुरू हो जाए। हो सकता है कि सोमवार से स्पेशल क्लास भी शुरू हो जाए। तो यही क्लास जो है, जो मिडावल हिस्ट्री है, यही कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर अभी से मैं कह रहा हूँ, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद अभी से मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस
अभी से बता रहा हूं कि आप मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस सर्च करिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, और जो मेरी स्पेशल क्लासेस है जो मैंने पहले ली हैं वो भी देखिए और रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब उस क्लास में आए, क्योंकि वहां पर फायदा ये है कि वहां पर हम लोग लाइव मिलेंगे, थोड़ा लाइव मुलाकात होगी, आप लोगों से बातें होंगी। तो क्या करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताएं। अब अलाउद्दीन खिलजी बड़ा महत्वाकांक्षी आदमी था भाई, लेकिन भाई ऐसा नहीं था, आसान नहीं था। एक तो वो अपने चाचा को हटाना चाहता था, दिल्ली की सिंहासन पाना चाहता था। अब उसके लिए बच्चों दो चीजों की जरूरत थी भाई, सत्ता को पाने के लिए दो चीजों की जरूरत थी। पहली चीज तो पैसा, और दूसरी चीज आदमी। पहली चीज अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता पाना था, तो पहली चीज क्या थी, प्राइम जो नेसेसिटी थी, पहली चीज थी पैसा, और दूसरा क्या था, आदमी। तो अगर इस चीज पर उसने विचार किया होगा कि अगर इस पर कमांड पा लिया जाए तो ये मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है। अगर पैसा आ जाए तो ये मिल जाएंगे और सत्ता हासिल हो जाएगी, दिल्ली उसे मिल जाएगी। तो अब सबसे प्राइम जो नेसेसिटी थी अलाउद्दीन खिलजी की वो थी पैसा, और अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा था कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि पैसे से ही वो आदमियों को खरीदेगा, दिल्ली सल्तनत के सरदारों को खरीदेगा और फिर सल्तनत पर कब्जा करेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने विचार किया, और फिर आपको मैं बता दूं कि उस ज़माने में दक्षिण भारत को बहुत ही ज़्यादा अमीर माना जाता था बच्चों। उस ज़माने में भारत का जो दक्षिणी भाग था वो बहुत अमीर था। दक्षिण भारत उस ज़माने में बहुत ज़्यादा धन धान्य से परिपूर्ण था, बहुत ज़्यादा अमीर था, पैसा बहुत था। कारण क्या था, कारण ये था बच्चों कि दक्षिण भारत का व्यापार बहुत समृद्ध था, वहाँ पे बहुत पैसा था। अलाउद्दीन खिलजी ने इरादा किया, एक दक्षिण भारत का राज्य था जिसे हम देवगिरी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि सन 1296 ईस्वी में सन 1295 ईस्वी के लगभग इसने देवगिरी पर आक्रमण करने का इरादा किया। आपको मैं बता दूं कि जो देवगिरी राज्य था, यहां पर यादव वंश का शासन था। किसका शासन था बच्चों, यादव वंश। और उस समय यहां के राजा थे रामचंद्र देव। कौन राजा थे, रामचंद्र देव। समझ में आ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां प्लान किया अटैक करने का, और उस समय रामचंद्र देव यहाँ के राजा थे। अच्छा, रामचंद्र देव जो है ना, उस समय प्रेजेंट नहीं थे। इत्तेफाक से जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया 1295 में, तो रामचंद्र देव देवगिरी में नहीं थे, बल्कि ये जो है ये होयसल गए हुए थे। चलिए आइए थोड़ा आपको नक्शा भी दिखा दूं ताकि मजा आए। यहां पर देखिए, नक्शा देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये है देवगिरी रियासत। इस नक्शे को ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देवगिरी आप देख रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी यहां पर मौजूद था और ये यहां से देवगिरी आया। कहा जाता है कि वो घोड़ों के व्यापारी की शक्ल में, अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो लोग थे वो घोड़े के व्यापारी की शक्ल में आए थे, है ना। ऐसा लग रहा था कि घोड़े बेचने वाले लोग हैं, क्योंकि दिल्ली से घोड़े बेचने वाले लोग अक्सर जाया करते थे। तो जब ये देवगिरी में प्रवेश कर रहे थे तो किसी को लगा ही नहीं कि ये दिल्ली की सेना है या कोई आक्रमणकारी हैं। और यहां के जो राजा थे बच्चों देवगिरी के ना, ये यहां गए हुए थे। ये देखिए, कहते हैं कि ये होयसल गए हुए थे हमला करने। रामचंद्र देव होयसल राज्य पर हमला करने गए थे, जिसकी होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र। कभी कभी बच्चों ना मैचिंग करने के लिए आता है। तो रामचंद्र देव होयसल राज्य में आए हुए थे, यहां के राजा से लड़ाई करने गए हुए थे और देवगिरी खाली थी। अलाउद्दीन खिलजी आया, चूंकि उसका कहीं पे अपोज ही नहीं हुआ। लोगों को लगा करे यार ये तो घोड़ा बेचने वाले व्यापारी हैं, और इस तरह से अचानक इन लोगों ने महल पर धावा बोल दिया और इन्होंने देवगिरी के महल पर अधिकार कर लिया।
कहा जाता है कि रामचंद्र देव वापस आए, यहां से वापस आए। वापस आने के बाद रामचंद्र देव भी कंफ्यूज हो गए। रामचंद्र देव को लगा कि यार ये दिल्ली की सेना है और शायद दिल्ली से अटैक हो गया है देवगिरी पे, और रामचंद्र देव ने यह जानकर आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। और कहा जाता है बच्चों के इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव से कहा, देवगिरी के राजा से कहा, समझ में आ गया ना, ये आपको नक्शा क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी रामचंद्र देव, अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव से कहा कि देखिए रामचंद्र देव जी, हमें आपका राज्य नहीं चाहिए, हमें आपका देवगिरी राज्य नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका खजाना। आप मुझे अपना खजाना दे दीजिए, मैं आपको आपका राज्य वापस कर दूंगा। कहा जाता है कि रामचंद्र देव ने अपना पूरा जो खजाना था वो अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। बच्चों उस जमाने में इतिहासकारों ने लिखा है कि ये जो खजाना है बेसिकली अमीर खुसरो भी साथ गए थे। बेसिकली अमीर खुसरो ने लिखा है इस अभियान के बारे में, कहा जाता है कि वो भी साथ गए थे। अमीर खुसरो बताते हैं कि 100 ऊंटों पर लाद कर ये खजाना कड़ा लाया गया था। 100 ऊंटों पर लाद कर ये खजाना कहाँ लाया गया, कड़ा लाया गया। 100 ऊंटों पर लाद कर ये खजाना कड़ा लाया गया। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि कहा जाता है कि इतना बड़ा अभियान हो गया और सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को खबर तक नहीं पहुंची। सोचिए ये गुप्त अभियान था। अब जाहिर सी बात है कि बाद में खबर तो पहुंचनी थी, खबर पहुंची, बाद में खबर तो पहुंचनी थी, खबर पहुंची सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास। कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, ये था दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क जो है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बहुत अच्छा दोस्त था। कहा जाता है कि अलाउल मुल्क जो है वो सुल्तान से मिलने आया और उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से कहा कि सुल्तान आपको कुछ पता है, आपका जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, इसने दक्षिण भारत पर हमला किया है। बच्चों देवगिरी पर ये जो अटैक था ना, ये सल्तनत का पहला अटैक था। यानी अलाउद्दीन खिलजी पहला व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था। और 1295 में आप नोट कर लीजिएगा कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1295 में देवगिरी पर आक्रमण किया था, है ना। लिख लीजिएगा कि उसने रामदेव को उनका राज्य लौटा दिया, उसने रामचंद्र देव को उनका राज्य लौटा दिया और बदले में उसने रामचंद्र देव का खजाना ले लिया था। लिख लीजिएगा कि ऐसा करने वाला वो दिल्ली का पहला सरदार था या पहला योद्धा था। ऐसा करने वाला वो सल्तनत का पहला व्यक्ति था। ऐसा करने वाला वो सल्तनत का पहला व्यक्ति था। ऐसा करने वाला वो सल्तनत का पहला व्यक्ति था। इस लाइन को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए अलाउल मुल्क जो है सुल्तान से मिलने आए और अलाउल मुल्क ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से कहा कि सुल्तान आपको कुछ पता है, आपके भतीजे ने, अच्छा एक बात और थी, अलाउद्दीन खिलजी की शादी सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी से हुई थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी
सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी था। अब जरा सुनिए ध्यान से। कहा जाता है कि अलाउल मुल्क ने सुल्तान से कहा कि आपको पता है कि आपका भतीजा उसने दक्षिण भारत पर अभियान कर दिया। सुल्तान ने कहा अच्छा, हो सकता है उसे पता भी हो। सुल्तान ने कहा अच्छा यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, इसने तो बड़ा साहस का काम किया। जरा सोचिए बच्चों, यहां पर मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि वो क्या था, आप रियलाइज करिए क्या कह रहा है सुल्तान कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो ग्रेट वर्क है, ये तो गुड वर्क है। अलाउल मुल्क ने कहा अरे सुल्तान, ग्रेट वर्क है, गुड वर्क है, अच्छा है, पर यह भी तो देखिए कि उसने आपको बताया तक नहीं, वो आपका सरदार है, आप सुल्तान है दिल्ली के, आपकी अनुमति के बिना आपका कोई सरदार दक्षिण भारत चला गया, वहां से सोना लूट कर ले आया, ये आपको पता ही नहीं। सुल्तान ने कहा अरे ठीक है यार, बात छोड़ो ना, ये देखो कितनी हिम्मत का काम किया। अलाउल मुल्क बार बार कह रहा है कि सुल्तान इसके पीछे कुछ बात है, प्लीज इसको कंसिडर करिए। लेकिन सुल्तान कितना उदार था, कितना जो है समझिए कि वो बिल्कुल उसके अंदर ये समझ ही नहीं थी कूटनीतिज्ञता की, कितना उदार था कि वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था। अलाउल मुल्क बार बार कह रहा है कि दाल में कुछ काला है। बच्चों, ये बात अलाउद्दीन खिलजी को भी पता चल चुकी थी कि मेरे चाचा को कुछ लोग समझा रहे हैं। उसने तुरंत दांव खेला, उसने एक लेटर लिखा सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कि सुल्तान चाचा जान, मुझे पता है कि कुछ लोग आपको समझा रहे हैं, लेकिन परेशान मत होइए, उन्हीं की वजह से तो मैंने छुप कर यह हमला किया। यह आक्रमण मैंने छुप के किया, इसलिए क्योंकि मुझे दिल्ली के कुछ लोगों से खतरा है। अलाउद्दीन खिलजी वाज अ गुड डिप्लोमेट, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था भाई वो अपने जमाने का। क्या कह रहा है कि मुझे दिल्ली के कुछ सरदारों से खतरा है। आप परेशान मत होइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपको पूरा खजाना दे दूंगा, सब दे दूंगा, पूरा खजाना दे दूंगा। उसने कहा अच्छा। अलाउल मुल्क ही ये लेटर पढ़ रहे थे, यानी सुल्तान के जो दोस्त थे दिल्ली के कोतवाल, अलाउल मुल्क ये लेटर पढ़ रहे थे। उन्होंने सुल्तान से कहा कि सुल्तान अभी भी मैं समझा रहा हूं, अभी भी थोड़ा विचार करिए, देखिए ये क्या लिख रहा है। ये कह रहा है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां कोई ना हो, सिर्फ हम और आप। शर्त यह है कि आप अपने साथ कोई हथियार ना ले आए। विदाउट एनी वेपन्स आई वॉन्ट टू मीट यू एट अ पीपललेस प्लेस। गंगा और जमुना के बीच, नदी के बीच कोई जगह उसने बताई थी। अलाउल मुल्क ने कहा कि सुल्तान इसमें कोई ना कोई बात जरूर है, दाल में कुछ काला है, आप इस बात को समझिए। आप सुल्तान हैं, आप बिना हथियार के उससे मिलने जा रहे हैं, और बात तो साफ साफ समझ में आ रही है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। सुल्तान कह रहा है अरे नहीं यार, वो मेरा अपना भतीजा है। सुल्तान क्या कह रहा है, उसको पता नहीं है कि राजनीति में कोई भतीजा नहीं होता, कोई दामाद नहीं होता। सुल्तान कह रहा है वो मेरा भतीजा है, वो मेरा क्या करेगा, मेरा अपना है, मेरा दामाद है। सुल्तान ने अलाउल मुल्क की नहीं सुनी और वो गया मिलने। कहा जाता है कि अलाउल मुल्क भी साथ मौजूद थे। एक नाव पर बैठ के ये दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान का इंतजार कर रहा था। जब सुल्तान नाव से उतर रहा था तो अलाउल मुल्क फिर कहता है कि सुल्तान
एक खंजर तो लेते जाओ, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। एक हथियार तो लेते जाओ, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। लेकिन सुल्तान बोलता, अरे नहीं, अरे नहीं। बच्चों यही चीज़ है, यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आदमी, डिप्लोमेसी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इतनी इतनी सतर्कता ज़रूरी है कि कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। और हमेशा याद रखिएगा, जंगल में वही पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं। जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वही सबसे पहले काटे जाते हैं। टेढ़े पेड़ को जल्दी कोई हाथ नहीं लगाता, सीधे पेड़ कटते हैं। कहा जाता है सीधे पेड़ कटते हैं। कहा जाता है कि सुल्तान नहीं माना और बिना किसी हथियार के अपने भतीजे से मिलने गया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाहें फैलाकर स्वागत किया, आओ चचा जान, आओ मुझसे मिल लो। फिर दोनों गले मिले। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसका बाल पकड़ा, किसका? अपने चाचा का, और बाल पकड़कर उसने हथियार निकाला और उसका गला काट दिया। कहते हैं गर्दन काट डाली उसने अपने चाचा की। काम खत्म, काम खत्म हो गया। उसने अपने चाचा की हत्या कर दी। नोट कर लीजिए कि सुल्तान, नोट कर लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कड़ा मानिकपुर बुलाया। सुल्तान, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कड़ा मानिकपुर बुलाया ताकि वो देवगिरी पर अपने आक्रमण के बारे में सुल्तान को बता सके, ताकि वो देवगिरी पर अपने आक्रमण के बारे में सुल्तान को बता सके। लिख लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह शर्त रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने यह शर्त रखी थी कि सुल्तान अपने साथ कोई हथियार नहीं लाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने यह शर्त रखी थी कि सुल्तान अपने साथ कोई हथियार नहीं लाएगा। लिख लीजिएगा कि दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के बार बार समझाने के बाद भी, दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के बार बार समझाने के बाद भी सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नहीं माना। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नहीं माना और वो अपने भतीजे से मिलने के लिए, और वो अपने भतीजे से मिलने के लिए कड़ा मानिकपुर आया और बिना किसी हथियार के उससे मिला। और बिना किसी हथियार के उससे मिला। नोट कर लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की गर्दन काट डाली। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की गर्दन काट डाली। 1295 ईस्वी की यह घटना है। नोट कर लीजिएगा बच्चों, 1295 ईस्वी की ये घटना है। यानी एक बात तो साबित हो गया ना कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। आपने ये चीज़ यहाँ पर पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर डाली और अब उसने अगले डेस्टिनेशन की तरफ कदम बढ़ाया बच्चों, और अगला उसका डेस्टिनेशन था दिल्ली। जी हाँ,
अलाउद्दीन खिलजी अब जो है वो कड़ा मानिकपुर से दिल्ली की तरफ बढ़ता है। अपने चाचा को मारकर अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर से दिल्ली बढ़ता है बच्चों। ये देख लीजिए, ये है दिल्ली। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो समझ में आएगा, मज़ा आएगा आपको। अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ से सीधे दिल्ली का सफ़र तय करता है और कहा जाता है कि रास्ते में उसने देवगिरी से लुटे हुए ख़जाने को बिछा डाला था। कड़ा से दिल्ली के सफ़र में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी से लूटे हुए ख़जाने को बिछा डाला था। कहा जाता है कि उसने ये पूरा ख़जाना सरदारों पर निछावर कर दिया। जो भी उससे मिलने आया जी भर के उसे दान दिया, लूट लो, सारा पैसा ले लो और मेरा समर्थन करो सुल्तान बनने में। उसने दिल्ली के सरदारों को अपनी तरफ मिलाया, उनका झोली भर दिया, खूब दौलत लुटाया और कहा जाता है कि इस तरह से सरदार माला माल हो गए। सुल्तान दिल्ली पहुंचा। एक इतिहासकार लिखता है कि सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सिर से बहने वाले खून अभी सूखे भी न थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिर पे ताज रख लिया। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया बच्चों। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। ये होती है राजनीति। और ये भी सुन लीजिए राजनीति क्या होती है। और अलाउद्दीन खिलजी कैसा व्यक्ति था ये भी सुन लीजिए। जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसने दिल्ली में अपना दरबार लगाया, पहला दरबार। अलाउद्दीन खिलजी के सल्तनत का पहला दरबार, उसने दरबार लगाया और कहा कि मेरे सरदारों, आपने मेरी बहुत मदद की, आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आज मैं उन सरदारों को इनाम दूंगा जिन्होंने मुझे दिल्ली सल्तनत दिलाई है। इनाम। कहा जाता है कि उसने जितने लालची सरदार थे सब खड़े हो गए, लालची सरदार सब खड़े हो गए। उसने कहा सबके हाथों में एक एक तश्तरी दे दी जाए। सबके हाथों में तश्तरी पकड़ाई गई। सारे सरदार खुश हैं कि आज सुल्तान हमें वो देगा जो किसी को नहीं मिला। जी हाँ, सुल्तान ने कहा कि मैं वो इनाम तुम्हें दूंगा कि सारा इतिहास तुम्हें याद रखेगा। तश्तरी पकड़ के सरदार खड़े हैं, सुल्तान अब इनाम देने वाला है। लेकिन ये क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने जल्लादों को बुलाया और कहा कि ये जितने लालची सरदार हैं सबकी गर्दनें काट कर इस तश्तरी में सजा दो, ताकि ये मैसेज मिले कि जो इतने सीधे साधे सुल्तान के नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे। मेरे साम्राज्य में गद्दारी की सजा मौत है। और बच्चों, सारे लालची सरदारों की गर्दनें काट दी गई। ये था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का पहला दिन। दूसरा दिन क्या होगा ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। अगला क्लास है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्लास में, अलाउद्दीन खिलजी वाली क्लास में। और बच्चों यहाँ पर मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो भी बच्चे एडमिशन अनअकैडमी पे लेने जा रहे हैं वो रेफरल कोड यूज़ करिए, MNUS, ये मेरा रेफरल कोड है। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करिए और उसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। रेफरल कोड यूज़ करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, रेफरल कोड यूज़
रेफरल कोड यूज़ करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। तो चलिए, और साथ में रेफरल कोड यूज़ करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी बच्चे क्लास में आए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।